बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, ऑर्थर मिलर्स द क्रूसिबल एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। अब ये जरा गौर से देखें इस टर्म को। दिस इज द टर्म दैट इज योर मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, व्हाट इज द बेसिकली ट्रेजेडी? ट्रेजेडी होती क्या है और ये टर्म क्यों यूज किया गया? इसको खाली ट्रेजेडी कह देते कि जी द क्रूसिबल तो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी किसे कहते हैं? डाउनफॉल ऑफ अ हीरो फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ड्यू टू हिज हमाशिया। यानी कि ट्रेजिक हीरो ऐसा होता है और ट्रेजेडी में क्या होता है, एक प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ एक कहानी सुनाई जाती है जिसका डाउनफॉल होता है। और यहाँ पे ट्रेजेडी किसकी थी? ये एक सैलम जो है विच हंट के थ्रू जो ट्रेजेडी हुई उस सोसाइटी की, उसको दिखाया गया। वाई इट इज अ मॉडर्न ट्रेजेडी? क्योंकि सैलम तो बहुत पुरानी कहानी थी, तो इसको हम मॉडर्न ट्रेजेडी क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी मॉडर्न ट्रेजेडी का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के साथ। ठीक है, तो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसके अंदर क्या होता है कि दैट इज द इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो डाउनफॉल दिखाया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी, जो क्लासिकल एरा था उसके अंदर हम गॉड्स एंड गॉडेसेस का भी कॉन्सेप्ट देखते थे, फेट एंड फ्री विल। स्पेशली जो मॉडर्न जो ग्रीक ट्रेजेडी थी उसके अंदर वो एक फेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। सोफोक्लीज और उससे पहले के जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स थे, अगर वो कोई ट्रेजेडी लिखते थे तो उसके अंदर वो फेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न ट्रेजेडी और जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट आया वो फ्री विल का आया। ठीक है, कि इंसान जो है अपने मेंटल डिलेमास की वजह से, अपनी मेंटल कंफ्यूजन्स की वजह से, या फिर अपनी फ्री विल की वजह से जो उसका डाउनफॉल होता है, उसको अब हम मॉडर्न ट्रेजेडी कहते हैं। मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर कोई किंग एंड क्वीन की क्योंकि क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या है, क्लासिकल ट्रेजेडी में एक किंग या क्वीन का डाउनफॉल होता है, यानी कि किसी किंग का डाउनफॉल होगा, किसी प्रिंस का डाउनफॉल होगा। इन मॉडर्न ट्रेजेडी एक आम इंसान का डाउनफॉल दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लासिकल ट्रेजेडी में फेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर फ्री विल का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि इंसान का अगर नुकसान होता है तो वो उसका अपना किया धरा होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम क्लासिकल ट्रेजेडी में देखें तो उसका जो हमाशिया होता है वो एक सिचुएशन में वो एंट्रैप हो जाता है, क्योंकि फेट इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से उससे एक गलत फैसला हो जाता है। और इसी तरीके से मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर भी एक हमाशिया होता है, यानी कि एक मिस जजमेंट होती है हीरो की तरफ से, लेकिन वो क्यों होती है? उसके अंदर फेट इन्वॉल्व नहीं होती या सरकमस्टांसेस इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उसकी अपनी फ्री विल होती है, उसकी अपनी मेंटल एक पोजीशन होती है जिसमें वो राइट एंड रॉन्ग के दरमियान फाइट कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो फेट से फाइट नहीं कर रहा, वो राइट एंड रॉन्ग के दरमियान फाइट कर रहा होता है। और राइट एंड रॉन्ग के दरमियान फाइट करते करते या तो उससे कुछ मिसजज हो जाता है, जैसे अगर हम जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर देखें तो क्या हुआ कि वो राइट एंड रॉन्ग के दरमियान पहले तो वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का शिकार था और एक सोसाइटी से वो बिल्कुल अलाइनेटेड पर्सनालिटी थी, वो सोसाइटी में परफॉर्म नहीं करना चाहता था। लेकिन बाद में उसके गुड एंड बैड के दरमियान जो उसके दिमाग में एक फाइट चली, जो उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे गुड एंड इवल के दरमियान, उसमें फिर क्या होता है कि उससे कुछ मिसजज हो जाता है, वो एबिगेल विलियम्स के ऊपर किसी हद तक ट्रस्ट कर जाता है, या उसको उसकी बुराई पता होती है लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि वो खुद को छुपाना चाहता है। तो उसकी ये गुड एंड बैड की जो फाइट थी एक्चुअली उसमें उसने बहुत देर कर दी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है जॉन प्रॉक्टर का डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, क्लासिकल ट्रेजेडी इज द ग्रीक ट्रेजेडी, उसके अंदर जो है गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या था, एक मैस हिस्टेरिया के तौर पे एक सोसाइटी के अंदर जो है एक मैस हिस्टेरिया क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो एक इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की थीम हमें नजर आया।
ठीक है, अगर हम क्लासिकल ट्रेजेडी में देखें तो वहां पे जो एक हमें नजर आती है, फेट और मैन के दरमियान एक फाइट होती है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान फाइट होती है। ठीक है, ये बेटा पॉइंट्स लिख लीजिए, मैंने वैसे जबानी बोले हैं लेकिन आप लोग लिख लीजिए कि मॉडर्न और क्लासिकल के अंदर क्या क्या फर्क होता है। अब नॉट ओनली क्रूसिबल की आपको मॉडर्न ट्रेजेडी या इस तरह से नहीं आएगा, आपको अभी आपने और भी फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडीज पढ़नी है, अभी हमने और भी ड्रामास पढ़ने हैं, आपका अभी क्लासिकल ड्रामा रहता है ना, तो क्लासिकल ड्रामा के अंदर अभी हमने और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़नी है, मार्लोवियन ट्रेजेडी पढ़नी है, ये तो अभी सिर्फ मॉडर्न ट्रेजेडी है ना, जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी से बिलोंग करती है। अभी हमने क्लासिकल एरा पढ़ना है। ठीक है, तो जब इस तरह की कोई डेफिनेशन आती है, चाहे वो मॉडर्न ट्रेजेडी है, रेनेसेंस है, मार्लोवियन ट्रेजेडी है या एनी क्वेश्चन, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप ये पॉइंट्स लिखेंगे कि क्यों है जी मॉडर्न ट्रेजेडी ही क्यों है, द क्रूसिबल एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी, ठीक है, जैज एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी, या फिर जो है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। तो इसके अंदर आपने ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लिखने हैं। ठीक है, एंड फिर इन मॉडर्न ट्रेजेडीज को हम क्या देखते हैं, ये एक ऑन द सेकेंड हैंड ये एक एलेगरी भी है। ठीक है, ऑर्थर मिलर प्ले certainly depicts a tragic time in American history while offering the audience a vivid account of the misguided notion of theocracy. Theocracy religion को कहते हैं। ठीक है, एक मिसगाइडेड नोशन था किसका, थियोक्रेसी का। However, there is no doubt that Miller ulterior motive in writing the account was to have it serve as an allegory for traumatic witch hunts. वो उसका क्या बेसिकली उसने क्यों अल्टेरियर मोटिव उसका क्या था इन राइटिंग अकाउंट के, वो इसको एज एन एलेगरी लिखे। किस कौन सी एलेगरी, जो कि एक विच हंट हुआ था 1950s में। Through his obvious parallels in character and setting, as well as the treatment of Peronia from both periods, Arthur Miller has created a masterful allegory in the play The Crucible. The Crucible is a modern tragedy written in the context of a historical incident of Salem witch hunt 17th century. ठीक है, ये क्रूसिबल जो है ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है जिसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। किस कॉन्टेक्स्ट में, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था और सेलन विच क्राफ्ट 17th सेंचुरी, बट द प्ले हाईलाइट्स द क्रुएलिटी ऑफ मकार्दीइज्म एंड द कम्युनिस्ट ट्रायल्स। ठीक है, और इन अमेरिका इन 20th सेंचुरी। ठीक है, लेकिन क्या था हाईलाइट, उसने क्या किया अमेरिका के अंदर, मकार्डिज्म और कम्युनिस्ट ट्रायल्स को। वहां पे क्या था, विच ट्रायल, सैलम विचक्राफ्ट ट्रायल्स से 17th सेंचुरी में हाईलाइट करते हैं एलेगोरिकली द क्रुएलिटी ऑफ मकार्डिज्म कम्युनिस्ट एंड कम्युनिस्ट ट्रायल्स इन अमेरिका इन 20th सेंचुरी। ठीक है, जो कि मकार्डी ने किया था। The play contains almost all spices of a modern tragedy, though it is quite different from the other tragedies, and it brings forth a story of historical importance. Yet the protagonist of the play, John Proctor, shares a lot with a modern man. बेशक ये एक स्टोरी थी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, लेकिन उसने जॉन प्रॉक्टर को एज अ प्रोटेगनिस्ट यानी कि हीरो शो किया, शेयर्स अ लॉट विद अ मॉडर्न मैन, जो कि एक मॉडर्न मैन को शो करता है। मिलर हैज ब्लेंडेड इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ अ मॉडर्न मैन इन द कैरेक्टर ऑफ प्रॉक्टर। मिलर ने ब्लेंड किया इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन बेसिकली क्या है, मॉडर्न मैन इज अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी बिटवीन द सोसाइटी, द थियोलॉजी, द रिलीजन। उसको नहीं पता, उसको ना एसेट वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ना वो रिलीजन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। उसके सामने इतनी सारी फील्ड्स खुल चुकी हैं कि वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का इंसान बन चुका है। ठीक है, और किसी हद तक उसके अंदर क्योंकि फेथ लॉस्ट हो गया है, इस वजह से वो चर्च की तरफ भी नहीं जाना चाहता, वो रिलीजन को भी कुछ नहीं समझता। तो सेम इज द केस विद द जॉन प्रॉक्टर। There are many arguments whether this play is a tragedy or not. The left-hand critics declare The Crucible is not a tragedy as it does not fulfill all conditions set by Aristotle. ठीक है, अब एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि
आप जब भी ट्रेजेडी का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने एरिस्टोटल का रेफरेंस मस्ट देना है, दैट द प्रोटेगनिस्ट शुड बी रॉयल बर्थ यानी कि कोई प्रिंस या प्रिंसेस यानी कि किसी रॉयल बर्थ से होना चाहिए, एंड द सेंटर ऑफ द अटेंशन ऑफ एवरीवन एज इट वाज कॉमन इन द प्लेज ऑफ सोफोक्लीज एंड शेक्सपियर टू बी एबल टू अराउज द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। और वो जो है सेंटर ऑफ अटेंशन होता है एवरीवन, जो प्रोटेगनिस्ट यानी कि हीरो होता है। और क्योंकि एज इट इज कॉमन प्लेस ऑफ सोफोक्लीस, ये सोफोक्लीस के कॉमन प्लेस थे, ये भी ग्रीक जो है प्ले राइट था। और शेक्सपियर का तो आप सारों को पता ही होगा। और ये क्या करते हैं, फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर अराउज करते हैं, ठीक है, एक फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर अराउज होती है एसोसिएटेड टू ट्रेजेडी, बट दिस एक्यूजेशन डज नॉट hold much strength as in the world of today's kings and princes। लेकिन आज के दौर में तो kings and princes होते ही नहीं है, are not present with similar pomp and show। आज के दौर में हमें kings and queen तो मिलते नहीं है, ना princess मिलते हैं। फिर हमें क्या मिलता है यहाँ पे, हमें एक आम सोसाइटी में एक आम इंसान मिलता है जिसको हम एक प्रोटेगनिस्ट बनाते हैं। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल फिगर वुड बी अनरियलिस्टिक एंड फिक्टिशियस। तो आज के दौर में अगर हम किसी बादशाह या मलका की कहानी लिखना शुरू कर दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए अनरियलिस्टिक और फिक्टिशियस हो जाएगी, ठीक है। आज के दौर में अब ये कहानियां नहीं चल सकती। Moreover, modern man is not confronted with supernatural elements like the heroes of classical play। अब classical plays में क्या होता था, supernatural elements, जैसे मैंने आपको बताया था, gods, goddesses, prophecies, oracles, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे supernatural elements होते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, gods, goddesses होते थे, ठीक है, devils होते थे उसमें, oracles, प्रोफेसीज, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक ठीक है, परियां, जिन, भूत, सारा कुछ ही उसके अंदर, गोस्ट होते थे, ठीक है, गोस्ट, ठीक है। ये सारी जो है ना, ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट, इनको बेटा सुपर नेचुरल, जो इंसान नहीं है ना वो सुपर नेचुरल है, ठीक है। तो ये गॉड्स, गॉडेसेस, डेविल्स, ओरेकल, प्रोफेसीज, गोस्ट, ये सारे के सारे, इवन परियां भी, like the heroes of classical plays, rather today man is at war with society। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पुराना हीरो था वो किससे फाइट करता था, फेट से फाइट करता था, फेट वर्सेस फ्री विल होती थी, ठीक है। ये थी जो है वो जो पुराना हीरो होता था या क्लासिकल हीरो होता था, वो किससे फाइट करता था, फेट के साथ फाइट करता था, या मैन वर्सेस फेट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। हम मैन को कैसे करते थे, फेट के साथ लड़ता हुआ देखते थे। लेकिन आज का जो इंसान है, टुडे मैन इज एट वॉर विद द सोसाइटी टू हैव डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टेबल पोजीशन एट इट। आज का मैन जो है वो किसके साथ फाइट करता है, मैंने आपको बताया कि मॉडर्न जो ट्रेजेडी है ना, मॉडर्न जितना भी है उसमें आप क्या देखेंगे, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, ठीक है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की जो थीम है ना बेटा, ये आपको मॉडर्न ट्रेजेडीज में मिलेगी, समझ गए बात को। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नाउ एवरी मैन इज सेंटर। अब क्या है यहाँ पे, हर इंसान जो है वो सेंटर किसका है, अपनी ही सोचों का है। नाउ एवरी मैन इज द सेंटर ऑफ हिज ओन अटेंशन, ठीक है। हर इंसान के लिए वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन इज टू डिटरमिन हिज प्लेस इन हिज सराउंडिंग। उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है जी, उसको अपनी पोजीशन बतानी है, प्लेस बतानी है इन द सराउंडिंग। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड एज। इस वजह से अब वो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुआ। Thus, a modern tragedy is a tragedy of a layman। अब ये वो किसी बादशाह मलका की कहानी नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की कहानी है, बिकॉज अ मॉडर्न मैन इज लेमैन। सो मॉडर्न ट्रेजेडी इज ट्रेजेडी ऑफ एवरी मैन। तो मॉडर्न ट्रेजेडी क्या है, वो एक ट्रेजेडी है एवरी मैन की। बेटा ये जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये पैराग्राफ कहीं पे भी आपको क्रूसिबल एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी आ जाए या मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी आ जाए, दोनों में फिट होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। और आगे भी जाके आपको और भी बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें बेटा इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लें। ये आपका वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जो आपका पार्ट 2 में जाके भी काम आना है। इसको रट लें कि जी ये वो पैराग्राफ है कि अगर ट्रेजेडी का क्वेश्चन आता है तो मैंने ट्रेजेडी को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ऐसे जस्टिफाई करना है, ठीक हो गया।
Arthur Miller stands head and shoulders high among the modern American dramatists. He keenly observed the conflict between the aims and objective of an individual and his social surroundings. ठीक है, क्या उसका मेन टारगेट था, इंडिविजुअल और सोशल सराउंडिंग, एंड ब्यूटीफुली प्रेजेंट दिस कंफ्लिक्ट इन हिज प्लेस. इन दिस प्ले ही प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ गिल्ट रिडन मैन. ठीक है, अब वो बताता है क्या, एक इमेज ऑफ गिल्ट रिडन मैन. ठीक है, उसके अंदर एक गिल्ट थी. John Proctor is a common countryman, a farmer by profession. He is respected for his uprightness and fear for sharp dealing with Hippocrates. Hippocrates. ठीक है, मुनाफिकों के साथ उसकी बड़ी शार्प डीलिंग थी. अपराइट था, fear for his sharp dealing with Hippocrates. The writer says that in his presence, a fool felt his foolishness instantly. ठीक है, मतलब इतना वो अपराइट किस्म का इंसान था कि राइटर यानी कि ऑर्थर मिलर ने कहा खुद जॉन प्रॉक्टर के बारे में कि एक फूल भी फेल्ट करता था अपनी फूलिशनेस को इंस्टेंटली, बट प्रॉक्टर आल्सो होल्ड गिल्ट ऑन हिज नेम. लेकिन प्रॉक्टर को अपने नेम पे भी गिल्ट होती थी. He has been sexually involved with our girl Abigail. Proctor is deeply repentant on his sin of adultery and betraying his wife Elizabeth. He cannot come out of his guilt till the end and feels that his salvation is not possible and that he cannot climb up the altar steps with the dignity of righteous people. Considering his state of Elizabeth, let them that never lie die now to keep their souls. It is a pretense for me, a vanity that will not blind God nor keep my children out of wine. वो क्या कहता है, let them that never lie. और अब वो एलिजाबेथ को क्या कहता है कि लेट देम दैट नेवर लाई. ठीक है, कि इनको क्या है, मतलब झूठ ना बोलो, डाई नाउ टू कीप इट देयर सोल. ठीक है, वो कहता है कि लेट देम डाई नाउ टू कीप देयर सोल्स बट नेवर लाई. ठीक है, झूठ ना बोलो, बेशक ये मर जाए ना. इट इज अ प्रिटेंस फॉर मी अ वैनिटी. और ये मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक प्रिटेंस है. फॉर मी अ वैनिटी दैट विल नॉट ब्लाइंड गॉड. ये हमारी वैनिटी जो है गॉड को ब्लाइंड नहीं कर सकती. हमारे झूठ, हमारी वैनिटी, हमारा तकब्बुर जो है गॉड को ब्लाइंड नहीं कर सकता. नॉट कीप माई चिल्ड्रन आउट ऑफ माइंड. ना वो मेरे बच्चों को बचा सकता. ठीक है, तो वो कहते कि झूठ मत बोलो. ठीक है, ये जो हमारी वैनिटी है कम से कम गॉड से छुपी हुई नहीं है. ठीक है, ना ही हमारे झूठ जो है वो गॉड से छुपे हुए हैं. बट ही रीचेज अ डिग्निफाइड पोजीशन थ्रू प्रॉपर डिसीजन इन द एंड. Thus the attention of the playwright is on the moral choice of the proctor. मैंने आपको क्या बताया था, एक फाइट होती है मॉडर्न ट्रेजेडी में गुड एंड इवल के दरमियान. यहाँ पे क्या है, मोरल चॉइस है. अगेन अ फाइट बिटवीन द गुड एंड इवल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और थीम यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, दैट इज गुड वर्सेस इवल. ठीक है, ये भी फाइट होती है जी. ठीक है, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर. दो ही इज अ सिनर येट ही इज अ मैन ऑफ गुड कंसाइंस. ठीक है, बेशक वो एक सिनर था लेकिन गुड कंसाइंस का मैन था, जमीर बाजमीर इंसान था. इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट इन मिलर प्लेज द कैटास्ट्रोफ rise from some sexual sins. In fact, he wants to enhance the importance of family life. If the rules of marriage are not abided by, the downfall is sure to come in one or the other way. वो कहता है यहाँ पे जो फैमिली लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है उसको वो थोड़ा सा जो है वो एनहांस करता है. और वो बताता है कि अगर हम जो है रूल्स जो है उनको फॉलो करें और उनको मत तोड़ें, यानी कि जो फैमिली के रूल्स होते हैं उनको अगर हम मत तोड़ें या उनको हम तोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, तो हमारा डाउनफॉल फॉर श्योर होता है इन वन वे और एन अदर वे. और यही बात मैं कहती हूँ कि बेटा अपने खून के रिश्ते जो है ना इनको बचा के रखें, इनको बचा के रखें. अगर आप इनको नहीं निभाएंगे तो आप खुद टूट जाएंगे. एक दिन आएगा कि आप टूट जाएंगे. ये मैं आपको आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि पैसों के पीछे ना बेटा कभी रिश्तों को दाव पे मत लगाइएगा, और गैरों की खातिर भी कभी अपनों को दाव पे मत लगाइएगा. गैर गैर ही होते हैं और अपने अपने ही होते हैं. ठीक है, मिलर सेज आई कैन नॉट लिव अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटी. और मिलर खुद कहता है कि मैं सोसाइटी से दूर नहीं रह सकता. He thinks that moral honesty cannot be separated from a commitment to the society. और वो क्या कहता है, moral honesty जो है उसको separate नहीं किया जा सकता commitment to society से. Though a man and environment do not merely interact, yet they are part of each other. A fish is in water and water is in fish. ठीक है, वो यहाँ पे जैसे मैं कहती हूँ ना, every
नो मैन इज एन आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे वही आप बेशक लिख दीजिएगा, यहाँ पे एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो वो ये क्या कहता है कि मोरल ऑनेस्टी जो है वो सेपरेट नहीं हो सकती सोसाइटी से। एक इंसान और उसका जो एनवायरनमेंट होता है डू नॉट मेयरली इंटरेक्ट, बेशक वो आपस में इंटरेक्ट ना करें, येट दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर, फिर भी वो उसका पार्ट होते हैं। सोसाइटी और मैन आपस में एक दूसरे का पार्ट होते हैं। अ फिश इज इन वाटर और वाटर इज इन फिश, ठीक है। मिलर इम्प्लाइज दिस डिक्टम टू एवरी मैन, ठीक है, और वो फिर ये डिक्टम जो है हर इंसान पे अप्लाई करता है, इम्प्लाई करता है, बिकॉज एंड प्रूव्स इट दो हिज प्रोटैगनिस्ट दैट एवरी पर्सन हैज टू लिव इन हार्मनी विद द सराउंडिंग, हर इंसान को अपनी सराउंडिंग्स में हार्मनी के साथ रहना है, ठीक है। जैसे मैं यही बात करती हूँ कि बेटा आज जो हम करेंगे ना वो सोसाइटी में जाएगा। अगर मैंने सोसाइटी के अंदर गाली फैला दी है ना तो वो गाली पलट के मेरे घर में आएगी, और अगर मैंने सोसाइटी में मोहब्बत फैलाई है तो वो मोहब्बत भी पलट के मेरे पास ही आएगी, ठीक है। तो लाइफ इज एन इको एंड एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, नो मैन इज एन आइलैंड, व्हाट यू डू इट विल कम टुवर्ड्स टू यू इन योर ओन लाइफ, ठीक है। Proctor has been presented as a rebel of society, lead life of isolation. बिल्कुल वो isolated personality था, partly because of his shame and partly because of his stubborn manner, and this isolation becomes his flaw. उसकी यही isolation, जैसे मैंने आपको बताया कि उस हीरो का एक हमाशिया भी होता है, मिस जजमेंट होती है, उसका प्राइड होता है, ह्यूबरिस होता है। यहाँ पे इसकी गलती क्या थी, उसकी आइसोलेशन, और वही उसका फ्लॉ बना, ठीक है। एट फर्स्ट प्रॉक्टर डिनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, स्टेज अवे फ्रॉम द ट्रायल्स ऑफ विच हंट, पहले तो वो शुरू से ही वो डिनाई करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, और वो उसके विच हंट ट्रायल्स जो है उससे दूर रहता है। इवन ड्यूरिंग हिज ट्रायल टेक सेल्फिश डिसीजन टू सेव हिज लाइफ, इवन ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो सेल्फिश डिसीजन लेता है ताकि वो अपनी लाइफ बचा सके, बट लेटर he has to accept that he is nothing without his surrounding. at the end उसको पता चलता है कि वो भाई अपने एनवायरनमेंट का, अपनी सोसाइटी का, अपनी सराउंडिंग्स का पार्ट है। he realizes what he owes to his neighbors, अब उसको अंदाजा हुआ कि उसके क्या फराइज हैं टुवर्ड्स हिज नेबर्स, ठीक है। he knows that his acceptance of being which would greatly demoralize the people and they would not fight against this brutal act, वो जानता था कि उसका acceptance of being a witch वो क्या है, would greatly demoralize the people, लोगों को demoralize कर देगा, and they would not fight against this brutal act, और वो फिर इस brutal act के खिलाफ नहीं, यानी कि अगर इसने मान लिया कि ये witch है तो बाकी सारे भी मान लेंगे। तो उसने कहा तो ये चेन मैं तोड़ता हूँ फिर, ठीक है। किसी ना किसी ने तो बेटा ये चेन तोड़नी होती है ना, ट्रेडिशंस की चेन आपने तोड़नी होती किसी ना किसी, उसने कहा मैं कुर्बानी दे देता हूँ ताकि ये चेन ही टूट जाए, क्योंकि अगर एक जॉन प्रॉक्टर नहीं मानता तो उसके पीछे चलने वाली पूरी चेन टूट जाएगी, बाकी भी नहीं मानेंगे कि वो विच है। I blackened all of them when this my confession is nailed to the church the very day they hang for silence, और वो क्या क्या कहता है, मैंने इन तमाम को जो है ब्लैकन कर दिया, किसको, अथॉरिटी ऑफ चर्च को, ठीक है, उसने एक्सपोज कर दिया। व्हेन दिस माय कन्फेशन इज नेल्ड टू द चर्च द वेरी डे दे हैंग फॉर साइलेंस, और वो वेरी डे वो क्या थे, दे हैंग फॉर साइलेंस, वो उनको क्यों हैंग कर दिया गया, साइलेंस पे। मिलर प्रेजेंट सेल्फ डिस्कवरी ऑफ हिज प्रोटैगनिस्ट, अच्छा इसके अंदर एक सेल्फ डिस्कवरी होती है, ठीक है, और वो जो है प्रेजेंट करता है सेल्फ डिस्कवरी विद इन ऑल द एक्शन ऑफ द प्ले। द सेल्फ क्वेस्ट ऑफ प्रोक्टर बिगिंस व्हेन एलिजाबेथ रिपीटेडली प्लीड्स हिम टू जज हिम, he has lost faith in his goodness and needs some outer action to invoke him into a certain decision, but when Elizabeth pushes him to take his decision and then he asks for divine help and cries out, and soon he gets the answer in the final moments of his life, he realizes that he has not yet lost all of his virtue, for at least he knows his responsibility towards his neighbor. He utters, I do not think I see some shred of goodness in John Proctor. Correct. और फिर वो क्या कहता है, वो अटर करता है कि I do not see some goodness in John Proctor, कि मैं goodness John Proctor में देख ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये देखिए बेटा कैरेक्टर एनालिसिस है जनाब जॉन प्रॉक्टर का, ये भी हमने वैसे कर तो लिया था, लेकिन यहाँ पे इस जो आपका है क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से वो एक मॉडर्न हीरो था। मिलर सेज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रूसिबल कंसर्न ऑन जॉन, एलिजाबेथ एंड एबिगेल,
ठीक है, किस पे सेंटर करता था, इन तीनों कैरेक्टर पर। उसके बाद रेवरेंड पेरिस नील एबिगेल हैज बीन dismissed from service by Elizabeth Proctor after she found out the illicit affair between Abigail and her husband 7 months ago. Since then, Abigail has been living with Paris, but she still lusts for Proctor, and by involving his wife in the rampant rumored practices of witchcraft in Salem and getting her hanged, she plots to become Proctor's wife. अब क्या हुआ कि एबिगेल जो है वो पेरिस में रहती थी और वो स्टिल चाहती थी कि किसी तरह प्रॉक्टर उसको मिल जाए, एंड बाय इन्वॉल्विंग हिज वाइफ इन रैम्पेंट रूमर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ विचक्राफ्ट। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, उसकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ठीक है, कि वो प्रैक्टिसेस कर रही है किसकी, विचक्राफ्ट एंड सैलम, और गेटिंग हर हैंड, और वो क्या चाहती थी कि वो उसको फांसी दे दे। शी प्लॉट्स टू बिकम प्रॉक्टर्स वाइफ, और वो ये सारा कुछ क्यों करती है, ताकि वो प्रॉक्टर की बीवी बन सके। शी दस orchestrates the behavior of girls who follow her blindly in raising the bogey of witchcraft, और वो फिर क्या करती है, मैनिपुलेट करती है इन सारी लड़कियों को, ठीक है, जो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी। और वो बोगी, बोगी कहते हैं बेटा फॉल्स इंप्रेशन को, ठीक है, फॉल्स इंप्रेशन ऑफ विच क्राफ्ट, बोगी कहते हैं फॉल्स इंप्रेशन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, फॉल्स इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करती है। And by involving several innocent citizens in witch hunt. Her motivation is a blind of private vengeance and desire. She proves that people's terror could be manipulated to meet her own selfish end. वो ये प्रूव कर देती है, लोगों का जो खौफ होता है ना, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं टू मीट हर ओन सेल्फिश एंड। अपने सेल्फिश एंड्स को पाने के लिए जो है ना, आप लोगों के टेरर्स को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि लोग वैसे ही फेथलेस थे, ठीक है, वो वैसे ही विच हंट से इतने डरे हुए थे विच के जी यहाँ पे विचेस आ गई हैं, और ये र्यूमर जो है वो फैल गई, और वो लड़की जो है वो किस तरीके से लोगों के फियर्स को मैनिपुलेट करती है ताकि वो अपने सेल्फिश एंड्स को पाले। Abigail Williams, Reverend Paris' 17-year-old niece and antagonist of the play, is a striking, beautiful girl with an endless capacity for resembling the the sexual repression of the times drive Abigail and a drop of teenage girl to secret outings in the wood, where they dance naked. When Paris spies them, and guilt and pride cause of two of them, Ruth Putnam and Betty Paris, either to pretend or experience catatonia. Betty lies mysteriously ill, and Paris is worried about Dr. Gregory has failed to diagnose the cause of her illness. ठीक है, डॉक्टर जो ग्रेगरी था वो भी जी उसको नहीं पता चला कि ये इलनेस क्यों है। रीजन ये थी कि वो सारे के सारे उस मैस हिस्टेरिया का शिकार हुए हुए थे। सारों के दिमाग में एक ही, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो जाहिल है, चाहे वो नीम एजुकेटेड है, सबके दिमाग में क्या फैला हुआ था कि यहाँ पे विचेस हैं। न्यूज स्प्रेड फास्ट, हिम सिंगिंग विलेजेस crowd the parlor below, and Reverend Hale arrives, summoned as an expert on witchcraft. Reverend Hale वहां पे पहुंच गया, और उसने क्या किया कि उसको क्यों बुलाया गया था, समन का मतलब होता है कॉल करना किसी को ना, समन करना, एज एन एक्सपर्ट ऑन विचक्राफ्ट। बट एबिगेल टेल्स पेरिस इट वर स्पोर्ट अंकल, और एबिगेल पेरिस को क्या बताती है कि ये तो स्पोर्ट अंकल है, ठीक है, यानी कि दैट इज जस्ट अ फन चीची, एक्चुअली देर इज नो विच इज हेयर, और कोई विच प्रैक्टिसेस नहीं है, ये बस एवं ही है जो भी है। When her accomplices Mary Warren and Mary Lewis arrives, Abigail bullies them into submission. और जब वो जो है कंप्लाइज करते मैरी वेरन और मैरी लुइस वहां पे पहुंचती है, तो एबिगेल उन दोनों को बुली करती है इनटू सबमिशन, कि वो सबमिट करें। लेटर as the girls are questioned, Abigail, to clear her own name, accuses as a tool of devil पेरिस ब्लैक वेस्ट इंडियन स्लेव टिटूबा। और फिर क्या होता है कि बाद में जो है द गर्ल्स आर क्वेश्चन, गर्ल्स को क्वेश्चन किया जाता है एबिगेल टू क्लियर हर ओन नेम, कि वो अपना एबिगेल से कि जी अपना नेम क्लियर करें, एक्यूजेस एज अ टूल ऑफ विजन, क्योंकि इनको भी एक्यूज किया जाता है एज अ टूल ऑफ डेवल। और पेरिस ब्लैक वेस्ट इंडियन स्लेव टिटूबा, किसको, पेरिस ब्लैक वेस्ट इंडियन स्लेव टिटूबा को भी
जो है एक्यूज किया जाता है, और साथ जो है इन सारी लड़कियों को भी एक्यूज किया जाता है। तो ये जी सारी कहानी थी जिसके गिर्द जो है एक्चुअली ये जो है मॉडर्न ट्रेजेडी घूम रही होती है। बहरहाल ये बेटा छोटे मोटे पॉइंट से ये अगर कहीं आपको ऐड करने पड़े तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटा कैरेक्टर लिखा था, एक तो जॉन प्रॉक्टर का और एबिगेल विलियम का, अगर कुछ इस तरह का आ जाता है। वैसे ऊपर मैंने एबिगेल के कैरेक्टर में भी इन पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये आपका हो गया मॉडर्न ट्रेजेडी का। इसके कंक्लूजन में एक चीज ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना ये एंड एज सुन है एज ही गेट्स द आंसर। तो एट द एंड बेटा आप बता दीजिएगा कि इट इज अ मॉडर्न ट्रेजेडी, और इसके अंदर जो है जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप बता दीजिएगा कि एक लेमैन था, एक आम इंसान था जो कि जॉन प्रॉक्टर था, और वो जो है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, यानी कि ही वाज द पार्ट ऑफ दैट सराउंडिंग, और उसकी एक गलती की वजह से, उसके फ्लॉ की वजह से, क्योंकि वो स्टबन था, वो एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी था, तो उसका फिर वो डाउनफॉल होता है, अगर ये आपका मॉडर्न ट्रेजेडी का क्वेश्चन आता है। अच्छा जी।